आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 13 अक्टूबर की शाम है। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर दिन भर। बात आज पहले राजनाथ सिंह के उस बयान पर जिसने आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरी हैं। उनके मुताबिक जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। सावरकर को लेकर कई तरह के झूठ फैलाए गए हैं, तो इसी बहाने माफीनामे पर एक एनालिसिस होगा। आज पीएम मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। क्या है गति शक्ति और इसके लॉन्च के पीछे मकसद क्या है, जानेंगे। कोल संकट के लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए केंद्र और राज्यों में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की होड़ तो लगी हुई है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसके आगे की बात। आखिर कोयले की सप्लाई में दिक्कत आ क्यों रही है। फिर खबर है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं। समझाएंगे आपको इस अतिरिक्त अधिकार दिए जाने की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस खुशबू से। कश्मीर के अवंतीपोरा त्राल में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर शाम सोफी के रूप में की गई है। पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये छठी मुठभेड़ है, जिससे अभी तक 8 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यूपी सरकार को घेरा। पवार ने कहा कि लखीमपुर जैसी घटना आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक घटना के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से इस्तीफा की मांग की। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में है उनको इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है। सीएम योगी अपनी जिम्मेदारी से ऐसे पीछे नहीं हट सकते, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कोयले संकट की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये खबरें निराधार हैं और ये भी कहा कि भारत बिजली के मामले में सरप्लस यानी कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान की जमानत को लेकर सेशंस कोर्ट की तारीख को टाल दिया गया है। फिलहाल हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट की सुनवाई में आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को एक दिन बाद के लिए सुरक्षित रख लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस बारे में राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है कि 14 अक्टूबर को वो लेह के सिंधु घाट में सिंधु दर्शन पूजा करेंगे, जिसके बाद वो उधमपुर में सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। 15 अक्टूबर को वो द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनमोहन की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसे वहां के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हेड करेंगे। आईपीएल 2021 में आज दूसरा क्वालिफायर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है, जहां मैच की शुरुआत केकेआर के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के साथ हुई। कोलकाता ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि दिल्ली में टॉम करन के स्थान पर मार्कस स्टोइनिस की वापसी हुई है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। दिन भर की शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सावरकर पर दिए गए उस बयान से, जिस पर नई बहस छिड़ गई है। मौका था दिल्ली में सावरकर पर उदय माहूरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन का। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। इसी बीच राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में दावा किया कि सावरकर ने अंडमान जेल में सजा काटते हुए अंग्रेजों को जो माफीनामा लिखा था वो महात्मा गांधी के कहने पर लिखा था। अब इस बयान पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान के बाद महात्मा गांधी का एक लेटर साझा किया है ट्विटर पर और दावा किया है कि ये लेटर गांधी जी ने सावरकर को लिखा था। ओवैसी ने लिखा है कि सावरकर को लिखे लेटर में गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने दया याचिका डालने का कोई जिक्र नहीं किया। ओवैसी ने लिखा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने पहली याचिका 1911 में डाली थी और तब गांधी अफ्रीका में थे। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह के इस बयान पर चौतरफा चर्चा हो रही है। हकीकत क्या है? राजनाथ सिंह का ये बयान वाकई किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है या फिर ये पार्टी की विचारधारा के प्रतीक सावरकर को महान बनाने की एक राजनीतिक कोशिश है? ये जानने के लिए हमने बात की गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव में स्कॉलर रहे गांधीवादी समाजवादी चिंतक प्रोफेसर योगेंद्र यादव से और उनसे पूछा कि एक इतिहासकार होने के नाते
वो इसे कैसे देखते हैं। ये ऐतिहासिक तथ्यों का जब अवलोकन करते हैं तो ये राजनाथ सिंह का जो बयान है वो पूर्णतः राजनीतिक है। पहली बार जो है महात्मा गांधी 1910 में जब नासिक के कलेक्टर की हत्या हुई तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा उस नासिक के कलेक्टर की हत्या पर, क्योंकि वो बड़े आलोक में देख रहे थे। उनका मानना था कि गांधी जी का कि अगर युवा जो है हिंसा की तरफ मुड़ जाएंगे तो जिस आजादी की कल्पना हम कर रहे हैं सत्याग्रह से, वो आजादी हमें देश को नहीं मिल पाएगी। 1910 में और 1911 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, सत्याग्रह के सिलसिले में वो लंदन जाते हैं। और ये जो किताब है उसमें वो कोट किया गया है कि सावरकर ने उन्हें अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। सावरकर जी के घर जब महात्मा गांधी गए तो वो मांसाहारी थे और उन्होंने गांधी को भी मांसाहार करने के लिए कहा। गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो पूर्णतः शाकाहारी हूँ, इसलिए जो है आप यहाँ भोजन नहीं कर। पूरी रात गांधी जी उस दिन भूखे रहे। तो जो पहला गांधी और सावरकर की मुलाकात है, उस मुलाकात में ही दोनों अलग अलग दिशा के दिखते हैं। दूसरा क्या हुआ, जब ये 1910 की नासिक के कलेक्टर की हत्या की बात आई तो इसमें संलिप्तता दिखी सावरकर की। उसी सिलसिले में इन पर मुकदमा चला और इन्हें 25-25 साल की दो अलग अलग सजाएं सुनाई गई। इसके बाद इनको जो है सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में जो है वो डाल दिया गया। वहां पर पहली बार इन्होंने 11 जुलाई 1911 को सावरकर उस जेल में बंद हुए और 29 अगस्त को वो अपना पहला माफीनामा लिखते हैं। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल जो थी उसमें 9 साल करीब रहे वो, और उसमें 6 बार उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा पत्र लिखा। 1924 में यरवदा जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया था और 1924-25 में ही जो है गांधी को असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट में समर्थन करने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो ये जो पहला सारा कुछ है जो उन्होंने कहा है, तो गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे और जब वहां से लौटे तब ये जेल में थे, और जब ये यरवड़ा जेल में थे तब वो जो है गांधी जी भी जेल में थे और उस समय एक चुनौती बन गए थे। इसलिए गांधी और इनकी जो है मुलाकात, जब तक ये जेल से छूटे नहीं तब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। उनकी मुलाकात तो गांधी की यात्राओं के बाद, जब ये जेल से भी छूट गए थे 1924 के बाद, और जब 1931 में हरिजन यात्रा के दौरान उन्होंने पुणे की तरफ रुख किया था, तब वो इनसे मिलने के लिए गए, लेकिन वो उस समय थे नहीं घर पर, इसलिए इनकी मुलाकात गांधी की नहीं हो पाई। माफीनामा की बात जो है गांधी ने, ये पूरी तरह से झूठ है और राजनीति। प्रोफेसर साहब, महात्मा गांधी और सावरकर के बीच रिश्ते कैसे थे? उनकी मुलाकातों के बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं? जो गांधी जी जब उनसे मिले थे अपने लंदन यात्रा के दौरान, तो उन्होंने एक वाक्य सिर्फ कहा था सावरकर को कि तुम बहुत अतिवादी हो और आक्रामक विचारों से जो है वो आक्रामक विचारों के आधार पर अंग्रेजों की मुखालफत करना चाहते हो, सामना करना चाहते हो, जो संभव नहीं है। सिर्फ इतनी बात कहा था गांधी से और कोई बात नहीं कहा था। तो दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों अलग अलग विचारों के थे। गांधी सिर्फ इनसे इसलिए मिलना चाहते थे कि इनके रास्ते से जो है वो भारत को आजादी नहीं मिल सकती है और उनको परिवर्तन करना चाहते थे, या उनके पास अगर कोई देश की आजादी के लिए कोई प्रोग्राम है तो उसे जानना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर योगेंद्र यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना को लॉन्च कर दिया है। पूरा नाम है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के बारे में बताया गया है कि इस योजना का मकसद केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के तहत चल रही परियोजनाओं की निगरानी करना है, ताकि उन्हें बेहतर ढंग से लागू करते हुए तेजी से पूरा किया जा सके। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से करीब 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी, इनको अच्छे से अमल में लाया जा सकेगा और काम की रफ्तार बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने इस मास्टर प्लान को लाने की वजह पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में जिस तरह सरकारी काम हुए उससे एक नेगेटिव परसेप्शन पैदा हुआ है, लेकिन अब भारत 21वीं सदी में पुरानी सोच छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आपको याद हो तो पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर लाल किले से ही इस प्लान का ऐलान किया था। तो हमने सोचा क्यों ना इस गति शक्ति मास्टर प्लान को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से समझा जाए कि कैसे और किन लेयर्स में ये लागू होगा। और इस बारे में मैंने पूछा इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। इसके तहत सबसे पहले क्या हो रहा है कि 16 विभाग जो है भारत सरकार के, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है या देश की अर्थव्यवस्था के इंजन माने जाते हैं, ये विभाग इसमें जुड़ गए हैं। इसमें कौन है?
इसमें सिविल एविएशन है, इसमें रोड हाईवे है, इसमें पोर्ट्स है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सारे विभाग इसमें एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और इसका आने का फायदा क्या है? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, जिसको गति शक्ति प्लेटफॉर्म फॉर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कहते हैं। उसमें क्या किया गया है कि इसके अंदर जो एक इसरो की संस्था है, उसके द्वारा 200 लेयर की मैपिंग क्रिएट की गई है। ये 200 लेयर क्या है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट फिल्म है 200 आपके पास, एक के ऊपर एक, अगर उस पर कुछ ड्रॉ करके रख दे तो वो एक छवि दिखाई देगी। इसी तरह से ये जो 200 लेयर्स हैं, उसमें एक लेयर पूरे देश की जितने हाईवे हैं उसकी है। इस देश में दूसरी लेयर है जितने भी टेलीकॉम लाइनें हैं उसकी है। देश की नदियों की एक लहर है, देश की नहरों की एक लहर है, डैम की एक लहर है, कहाँ शहरों में क्या काम, सड़कें हैं, गैस पाइपलाइनें कहाँ पे हैं, ये सारी लेयर है। तो अगर आप मान लीजिए दादरी नाम के इलाके में एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उस नक्शे में जाने के बाद, मैपिंग में जाने के बाद एक नजर में दिख जाएगा कि कनाल कहाँ बह रही है, नदी कहाँ जा रही है, जंगल कहाँ पड़ता है, पंचायत की लैंड कहाँ पे है। तो परमिशंस की परेशानी से बचने के लिए आप सड़क का अलाइनमेंट ऐसा कर सकते हैं कि आप उन सब में दखल ना डालें। कहीं कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट पड़ता है तो आप सड़क पहले बनाना शुरू करते हैं, प्रयोजन कर लेते हैं, बाद में आपको परमिशन लेनी होती है। ये परेशानियां कम हो जाएंगी। यानी जिसे कहिए कि प्लानिंग के समय में कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा और एग्जीक्यूशन के समय कोऑर्डिनेशन होगा। कोशिश ये होगी कि केंद्रीय योजनाएं जो हैं वो ऊपर टॉप पे हो और नीचे म्युनिसिपैलिटी लेवल पे जो योजनाएं हैं या काम होते हैं सड़क नाली खड़ंजा के, वो पूरे एक पोर्टल पे आ जाएं, जिसके कारण समग्र रूप से पूरे देश में कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो तो कोऑर्डिनेशन हो जाए। और कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा तो हमेशा एक तो बचत होगी, काम जो प्रोजेक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, और इसके अलावा जो टोटल समय लगता था प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में वो कम लगेगा। राहुल जी, अब ये बताइए कि इस प्लान को लॉन्च करने के पीछे का पर्पस क्या है? ये विचार कहाँ से आया? 2014 या उससे बहुत पहले? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेनिफिट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उससे पहले वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जमीनी रूप पे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, और उसके ऊपर अगर उनका देखा जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो उनको ये जो समन्वय से आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। ये आइडिया प्रधानमंत्री के दफ्तर से आया कि ये कोशिश की जा सकती है कि जो सारे देश के विभाग हैं सरकारी, वो इतने ज्यादा अपने अपने बंद डब्बों में काम करते हैं कि काम की गति खराब होती है, पैसा ज्यादा लगता है और तमाम तरह की परेशानियां आती है और घटिया क्वालिटी का काम होता है। गति शक्ति उसमें एक नई कोशिश है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य ये है कि इस देश में जैसे अगर 2024-25 तक एयरपोर्ट की संख्या 220 करनी है, उसमें 51 एयर स्ट्रिप आनी है जो अभी भी हैं, जिनको बड़ा करना है, 18 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, 12 वाटर एयरोड्रम्स है, 28 हेलीपोर्ट्स हैं। देश में 2014 में 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, वो अभी के समय नवंबर तक आते आते 1.3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। उसको 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर ले जाना है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री के तमाम प्रपोजल हैं जिसके डिफेंस के कॉरिडोर बनेंगे प्रोडक्शन के लिए, जहां से निर्यात हो सकेगा। 1.7 लाख करोड़ का प्लान है। इसी तरह से रेलवे का जो भार ढुलाई है, माल की ढुलाई है, उसको 1600 मिलियन टन तक 2024-25 तक ले जाने की है, जबकि अभी करीब 1200 मिलियन टन की है। पावर लाइन को करीब 34,000 किलोमीटर फैलाना है, गैस पाइपलाइन को फैलाना है, शिपिंग का जो ढुलाई होती है उसको बढ़ा करके 1800 मिलियन मीट्रिक टन। राहुल जी, एक ये भी सवाल है कि कहा गया है कि प्लान 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। क्या इसमें कोई राजनीतिक लक्ष्य भी दिखता है आपको? इतना बड़ा काम जो हो रहा है उसके पीछे एक राजनीतिक लक्ष्य भी है। देखिए, इसकी कंप्लीशन कहा है कि 2024-25 तक होगा। अगर आप इन सारे प्लान्स को जो गति शक्ति के तहत में हम देख रहे हैं,
तो इसमें लाखों लोगों की नौकरियों का सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, निवेश होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और 2024 साल है जब नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म के लिए चुनाव कैंपेन में जाना है। तो अगर आप देखें तो कोशिश एक तरफ से डेफिनेटली ये है कि इकोनॉमी को बढ़ोतरी मिले, लेकिन एक उसमें पॉलिटिकल एंगल भी है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को तीसरी बार चुनाव की जीत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल श्रीवास्तव। कोयला काला होता है, लेकिन कोयला ना हो तो सब काला काला हो जाता है। मेरा मतलब है, कोयले से बिजली बनती है और बिजली नहीं होगी तो ब्लैकआउट हो जाएगा। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देश कोयले की किल्लत से जूझ रहा है। देश भर के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी है। राज्य सरकारें केंद्र से कोटे के हिसाब से कोयला आपूर्ति को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले का पर्याप्त भंडार है, डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल कहा कि सरकार बिजली उत्पादकों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और एक हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद है। हालांकि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने बिजली प्लांट में कोयले की कमी को लेकर अपनी चिंता जताई है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं मिल रहा है। कोयले की कमी से 7 यूनिट बंद करने पड़ गए। राज्य में अभी 3000 मेगावाट बिजली की कमी है, तो कोयले की आपूर्ति में कहां दिक्कत आ रही है? कोयले के प्रोडक्शन में लगातार कमी क्यों देखी गई है? ये जानने के लिए मैं पहुंचा बिजनेस टुडे मैगजीन में पॉलिसी करस्पॉन्डेंट रजत मिश्रा के पास। प्रोडक्शन का मुद्दा नहीं है, अभी प्रोडक्शन है। सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में कमी है, क्योंकि मॉनसून हर साल आता है और गवर्नमेंट को पता है, कोल प्रोड्यूसर्स को पता है कि मॉनसून आएगा और कोल की प्रोडक्शन बैडली हिट होगी। So this has become largely a planning and coordination problem. Because जब आप कोल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि देश में कोल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है as such। हर साल कोल प्रोडक्शन बढ़ता आ रहा है। बस 2016 से लेकर अब तक कोल की प्रोडक्शन स्टेगनेंट रही है और 2020 यानी कि कोविड वाले साल में 1% की गिरावट कोल की प्रोडक्शन में हमें देखने को मिली है। तो ये जो पूरा क्राइसिस है, ये प्रोडक्शन क्राइसिस नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रोडक्शन, ये लार्जली प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का क्राइसिस है। और इसमें हम कोल की प्रोडक्शन से ज्यादा इंपोर्ट प्राइसेस इसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। रजत, कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए माइंस पर निर्भर होना पड़ता है। यहाँ कोल इंडिया के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी रोल में आते हैं। उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? तो देखिए, जब हम कोल माइन या कोल प्रोडक्शन में प्राइवेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन कोल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट प्लेयर्स कोल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो हमने अभी देखा कि मोदी सरकार ने कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस के बीच में डिस्टिंक्शन को खत्म किया, पर अभी भी जो रिस्ट्रिक्शन है 50% का, वो बरकरार है। तो मेरी कल फॉर्मर कोल सेक्रेटरी पीसी पारेख जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने यही बताया कि हमें सबसे पहले इन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना होगा और हमें ये अलाउ करना होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जितना आउटपुट करना चाहें उतना प्रोडक्शन मतलब कोल का आउटपुट करें और जिसको सप्लाई करना चाहें उसको सप्लाई करें। तो मतलब सार इस पूरी कहानी का ये है कि कोल इंडिया के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स का इसमें आना और उनको पूरी फ्रीडम दिया जाना सरकार द्वारा, ये सबसे एक अहम रोल प्ले करता है। अच्छा, ज्यादातर कोल माइंस और गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही आते हैं, तो केंद्र बनाम राज्यों का जो टसल चलता है उससे भी कोल प्रोडक्शन पर असर पड़ता है क्या? देखिए, जो ये गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में जो कोल की माइंस हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टसल है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन का। तो और हमें ये भी पता है कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में कोल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो लैंड एक्विजिशन के लिए है। तो उसके लिए सरकार को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, सब स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा और जितने गवर्नमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं, उसको लेने का जो प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट करना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नॉन बीजेपी स्टेट्स
और बीजेपी स्टेट्स जहां पर भी हैं उन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लैंड एक्विजिशन को लेकर, और लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल और गवर्नमेंटल क्लियरेंसेस को गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, और एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो कि स्मूथली हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन का ही है नॉन बीजेपी स्टेट्स में। एक आखिरी सवाल ये है कि इस कोल क्राइसिस को टैकल करने के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। पावर प्लांट्स कह रहे हैं कि उनके पास कोल का स्टॉक नहीं है, गवर्नमेंट कह रहा है कि उनके पास भरपूर मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है, और ये जो क्राइसिस, ये कोल शॉर्टेज ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, ऐसे कुछ सालों पहले भी इस तरह के क्राइसिस बहुत बार आए हैं। तो इसमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। तो सबसे पहले स्टॉक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब पावर प्लांट्स को 1 महीने का कोल स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अभी ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बारिश और हैवी मॉनसून हर साल की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम एक्सक्लूसिव टू ओनली 1 ईयर, तो ये हर साल आएगा। तो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्राइसिस को फ्यूचर में इवेड करने के लिए। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइनिंग में, और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, और उनको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो कोल को कहाँ सप्लाई करना चाहते हैं, और वो अगर प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनको पूरी फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। और मुझे एक फॉर्मर कॉल सेक्रेटरी पीसी पारस जी ने ये भी बताया कि एक थोड़ा सा डिस्टिंग्विश बिहेवियर, डिफरेंशिएटेड बिहेवियर होता है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, कि जो कोल इंडिया है उसको अच्छी खदानें एलोकेट की जाएंगी, ऑक्शन होगा, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी लेस स्टैंडर्डाइज्ड कोल माइंस एलोकेट की जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको प्राइवेट प्लेयर्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और हमें ये मैनेजरियल इश्यूज, जो मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया रजत मिश्रा। अब बात सुरक्षा की, और वो भी सीमावर्ती इलाके की। इलाके आंतरिक हो या बाहरी, सिक्योरिटी के केस में बॉर्डर एरियाज में होने वाली एक्टिविटीज खासा मायने रखती हैं, चाहे वो सीमा पार से होने वाली घुसपैठ हो या तस्करी जैसी इलीगल एक्टिविटीज। गृह मंत्रालय के लिए और उसके अधीन आने वाले आर्म्ड फोर्सेस के लिए इन्हें टैकल करना हमेशा से एक डिफिकल्ट टास्क रहा है, क्योंकि उसमें दूसरी जरूरी चीजों के अलावा सेंटर और स्टेट के अधिकार क्षेत्र भी टकराते हैं। ऐसे में होम मिनिस्ट्री का एक नया आदेश ढेर सारे सवाल और जवाब तलाशने का सिरा सौंपता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को पुलिस ही के तर्ज पर कुछ अतिरिक्त अधिकार दे दिए हैं। अधिकार ये कि वह पुलिस की तरह सर्च और अरेस्ट कर सकेगी। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम जैसे राज्यों में, और इनके सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में। पहले ये दायरा 15 किलोमीटर हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेंगे बीएसएफ वाले। हालांकि इन इलाकों के लिए कोई दायरा नहीं तय किया गया है, जबकि गुजरात के बॉर्डर स्ट्रेच को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन मूल बात यह है कि बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए जाने की वजह क्या है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, खासकर असम और उत्तर पूर्व के राज्यों में। और इस बारे में मैंने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका से। अभी देखिए, केंद्र सरकार ने ये तो कहा नहीं है कि किस लिए ये अतिरिक्त अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर सारे स्टेट्स को देखा जाए, ऑब्वियसली बीएसएफ के दायरा बढ़ाया गया है, तो ये सारे स्टेट्स बॉर्डर स्टेट्स है। और आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जो बातें हो रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ड्रग्स। और ड्रग्स की तस्करी इन सब स्टेट्स के थ्रू होते हैं। आप बंगाल में इतना नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स की बात करेंगे तो म्यांमार से बहुत सारे भारी तादाद में ड्रग्स आते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा वो है। दूसरी बात आप देखें तो पंजाब को देख लीजिए। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ टटा हुआ है, तो वहां पे ड्रग्स की तो होते ही है, साथ में टेररिज्म का एक एंगल भी है। उसी तरह आप बंगाल में जाएंगे तो ड्रग्स की तस्करी इतनी नहीं है, लेकिन वो बांग्लादेश के साथ टटा हुआ है। तो ये सारे स्टेट्स में एक क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, और खासतौर से असम और बंगाल को देखेंगे तो कैटल स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस रीजन में।
तो कुल मिला के अब सारे स्टेट्स को देखेंगे तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेके ड्रग्स से लेके कैटल स्मगलिंग तक कई सारे मुद्दे हैं जिसका निजात पाना बहुत जरूरी हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है जो बीएसएफ की ये पावर बढ़ाया गया है वो उस दिशा में एक बहुत बड़ी कदम हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे कदम सक्सेसफुल होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की कोऑपरेशन बहुत ही जरूरत है। स्टेट पुलिस के साथ कितने तालमेल के साथ बीएसएफ काम करेंगे इस पे निर्भर करेगा कि ये ऐसे नेक्सस को कितना तोड़ पाएंगे। कौशिक साहब, ये भी बताइए कि इससे क्या बदल जाएगा। सवाल ये भी है आपसे कि क्या इससे सेंटर और स्टेट्स के बीच कोई टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि फैसले से पहले राज्यों से सहमति ली गई या नहीं ली गई। बिल्कुल, टेक्निकली देखा जाए तो कॉन्फ्रंटेशन तो होना नहीं चाहिए। दो एजेंसीज होंगे, एक स्टेट पुलिस होंगे, एक बीएसएफ होंगे। अगर दोनों के साथ इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन हो, मैन पावर की कोऑपरेशन हो, तो किसी भी तरह की तकरार होने की जरूरत नहीं है और हो भी नहीं सकता है अगर दोनों के मकसद एक ही हो। हालांकि दोनों को मदद ही मिल सकता है एक दूसरे से, लेकिन ये थियोरेटिकल बात है। हमने अगर पॉलिटिकल माहौल को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बंगाल के साथ केंद्रीय सरकार का कैसा रिश्ता है, बंगाल पुलिस या बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा रिश्ता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो लगभग सारे स्टेट्स में बीजेपी के अलायंस भी है, लेकिन साथ में तब भी देखा गया कि बीजेपी रूल असम और बीजेपी एमएनएफ रूल मिजोरम के बीच तकरार हुए, पुलिस फोर्स के बीच तकरार हुए। तो इसमें सबसे जरूरी है एक पॉलिटिकल सहमति। फोर्सेस तो अपने आप काम कर लेंगे कोऑपरेशन के साथ, अगर पॉलिटिकल दिशा सही हो तो असम जैसे स्टेट में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा तकरार होंगे। लेकिन अगर पंजाब, जहाँ पे अभी कांग्रेस सत्ता में है और आगे जाके नेक्स्ट इलेक्शन के बाद कौन सत्ता में आएगा ये हमें अभी पता नहीं है, या बंगाल जैसे स्टेट्स में ये कोऑपरेशन के बदले कॉन्फ्रंटेशन की ज्यादा चांसेस है। कौन क्रेडिट लेगा या कौन किसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेगा, ये सारी बातें शुरू हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल, जो पॉलिटिकल सूझबूझ होना चाहिए केंद्र और राज्य के बीच में, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए रीजन स्पेसिफिक होगा, कहाँ ये सक्सेसफुल होता है कहाँ नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तालमेल पे। कौशिक डेका साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का दिन भर पॉडकास्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बताइएगा जरूर आज का दिन भर आपको कैसा लगा। हमारा ईमेल का पता है radio@aajtak.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। नंबर एक बार फिर 9953323303। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।